हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 4 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन वाला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसको आप लोग कैसे लिखोगे, कैसे प्रूफ करोगे, इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ। साइक्लोट्रॉन, तो पहले हम लोग का साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, इन सब चीज को हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए जो साइक्लोट्रॉन है, तो साइक्लोट्रॉन हम लोगों का क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कणों जैसे प्रोटॉनों, अल्फा कणों, न्यूट्रॉनों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। जो हम लोग का साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम लोग आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन होते हैं, इन सब ऊर्जाओं को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए जिस युक्ति का यूज किया जाता है उस युक्ति को हम लोग कहते हैं साइक्लोट्रॉन। तो इसको लाइनिंग से आप लोग अच्छे से लिखिएगा। पहले साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन, उसके बाद इसका सिद्धांत एक बार देखिए कैसा होता है। जब किसी धनावेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराई जाती है तो वह त्वरित होता जाता है और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिभ्रमण करने वाले आवेशित कण की परिक्रमण की आवृत्ति कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। ये आप लोगों का सिद्धांत हो गया। इसका पहले स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर उस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका हम लोग वर्णन करेंगे। साइक्लोट्रॉन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। आप लोगों के बुक में इससे थोड़ा अलग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बाकी ऐसा आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, इसमें जब संरचना के लिए संरचना करके आप लोग लिखोगे, संरचना में ये स्ट्रक्चर बनाना, इसका वर्णन करना, यहाँ पे आप लोग संरचना करके लिख लेना। तो इसमें दो डीज लगे होते हैं, पहला डीज D1, दूसरा D2 है। इसमें एक दोलित्र होता है क्षैतिज परिच्छेद में। ठीक है, इसमें चुंबक रहते हैं, देखिए N और S, साउथ और नॉर्थ। दो डीज है D1 और D2, आवेशित चालकों के बीच में रखा हुआ है ना, आवेश ऊर्ध्वाधर परिच्छेद हो गया ये। इसमें आप लोगों का एक विक्षेपक प्लेट होगा, ये देखिए, फिर इसमें एक लक्ष्य होगा, यहाँ से आप लोग देखेंगे। इस प्रकार से आप लोग इसका संरचना का वर्णन कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाइएगा। अब इसका जो सिद्धांत एवं कार्यविधि करके दिया हुआ है तो उसको हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, चाहो तो ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो जैसे आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए इसका जो सिद्धांत एवं कार्यविधि क्या कहता है। माना कि किसी क्षण डीज के केंद्र पर स्थित आयन स्रोत से m द्रव्यमान तथा q आवेश वाला धनायन उत्पन्न होता है। हम लोग का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके डीज के जो केंद्र है, दो D1 और D2 लिए हैं ना, उसके केंद्र से m द्रव्यमान तथा q आवेश का धनायन उत्पन्न होता है। यदि इस क्षण D1 धनात्मक विभव पर तथा D2 धनात्मक विभव पर हो तो जब हम लोग का जो m द्रव्यमान और q आवेश वाला धनायन उत्पन्न होगा, उसी टाइम यदि D1 ऋणात्मक विभव पर तथा D2 धनात्मक विभव पर हो तो धन आयन D1 के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ज्यों ही धन आयन D1 के अंदर प्रवेश करता है उस पर कार्य करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किंतु इस क्षण धनायन पर उसकी गति के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, जिसके कारण धनायन वृत्तीय गति करने लगता है। मतलब जब हम लोग का D1 ऋणात्मक विभव पर और D2 धनात्मक विभव पर होगा, ठीक है, तो उस टाइम जो हम लोग का D1 के अंदर प्रवेश करता है और D1 जो हम लोग जो वैल्यू पूरा रहेगा वो वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि खोखले चालक के अंदर जो हम लोग का विद्युत क्षेत्र होता है वह शून्य होता है। तो इसी के बेस पे सिद्धांत एवं कार्यविधि का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। साइक्लोट्रॉन में सिद्धांत एवं कार्यविधि में ऐसा लिखिएगा। अब देखिए, माना चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण b तथा धनायन का वेग v है, तब धनायन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल
लॉरेंज बल का फॉर्मूला मैं बताई थी, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन जब थीटा का वैल्यू 90 अंश है तो साइन 90 अंश इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम लोग का जो लॉरेंज बल है वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हम लोग जानते हैं, वी आर न्यू दैट, अभी केंद्र बल क्या होता है, F इक्वल टू एम भी का स्क्वायर अपॉन आर होता है। उसको मैं लिख दी। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, समीकरण पहला और दूसरा। तो समीकरण पहला का जो हम लोग का लेफ्ट साइड है और समीकरण दूसरा का जो लेफ्ट साइड है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए समीकरण पहला और दूसरा के जो राइट साइड है वह भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसलिए मैं समीकरण पहला और दूसरा से लिखी। यह हो गया क्यू वी बी इक्वल टू एम भी का स्क्वायर अपॉन आर हो गया। अब देखिए इधर का एक भी इधर के एक भी से कट जाएगा, इसको मैं एक इक्वेशन मान ली हूँ ताकि अभी और आगे सॉल्व करूँगी उसमें इसका मैं यूज करूँगी। इसमें से एक भी कट गया तो यहाँ पे क्यू भी करके बचा, फिर इक्वल यहाँ पे एम भी अपॉन आर हो गया। अब मेरे को आर का वैल्यू चाहिए तो आर को मैं इस साइड लाई और क्यू बी को इसके नीचे रख दी। तो यहाँ पे देखिए जब मैं एम क्यू बी नियतांक है करके मानूंगी, एम को और क्यू को और बी को, तो मेरा जो आर है जो त्रिज्या है वह वेग के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा क्योंकि इसको मैं नियतांक मानी हूँ। वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या वेग भी के अनुक्रमानुपाती होती है। जो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या वेग भी के अनुक्रमानुपाती होती है, ये एक पॉइंट हो गया। जब इसका आप लोग साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखोगे तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब आगे इसके लिए हम लोग टाइम करके मान निकालते हैं। जो टाइम है टी का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे मानते हैं, माना कि किसी भी डीज में धनायन को अर्धवृत्तीय पथ तय करने में लगा समय टी हो, तो जो डीज D1 और D2 है तो उसको धनायन को जो उसमें धन आयन है उसको अर्धवृत्तीय पथ तय करने में लगा समय टी हो, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय को हम लोग स्मॉल टी से प्रदर्शित किए हैं। दूरी हम लोग की क्या है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि का वैल्यू क्या होता है 2πr, लेकिन अर्धवृत्त का तो πr होगा क्योंकि πr प्लस πr इक्वल टू 2πr, तो यहाँ पे हो गया πr। फिर चाल को v से, टी का टी और पाई अपॉन भी का पाई अपॉन भी, और अभी जस्ट मैं आर का वैल्यू क्या निकाली हूँ, एम भी अपॉन क्यू बी। देखिए चूकी करके जस्ट अभी पहले निकाली एम भी अपॉन क्यू बी, तो इसको लाके यहाँ पे मैं रख दी। फिर टी का टी, ये वाला भी इस वाले भी से कट जाएगा, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे पाई एम रहेगा, यहाँ पे क्यू बी रहेगा, इक्वल टू नियतांक करके। इस टी का वैल्यू हम लोग आगे जो सॉल्व करेंगे, जो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति वगैरह निकालेंगे, उसमें हम लोग इस टी का उपयोग करेंगे। यह हो गया सिद्धांत एवं कार्यविधि। अब इसमें अगला पॉइंट आप लोगों को पूछता है, साइक्लोट्रॉन में धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए करके बोलता है। तो उसके लिए आप लोग व्यंजक किस प्रकार से निकालेंगे उसको देखिए। माना जब धनायन अधिकतम त्रिज्या r0 के वृत्तीय मार्ग में गति करता है तब उसकी अधिकतम चाल v0 होगी, मतलब अधिकतम है इसलिए r0 से और अधिकतम वेग है इसलिए v0 से प्रदर्शित किए। तो समीकरण 3 से, तो एक बार देखिए समीकरण 3 है क्या। समीकरण 3 जो मैं आप लोगों को बोली थी इक्वेशन मान के छोड़ रही हूँ करके, क्यू वी बी इक्वल टू एम भी का स्क्वायर अपॉन आर, इसी को मैं वहां पे लाके लिख रही हूँ। ये रहा समीकरण 3 मेरा, क्यू वी बी इक्वल टू एम भी का स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे क्या माने हैं, जो हम लोग के अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए त्रिज्या r0 है और वेग v0 है, तो जहाँ पे v है वहाँ पे v0, जहाँ पे r है वहाँ पे r0 और फिर v के जगह में v0, इसको रख दी। इधर का v0 इधर का v0 एक तो कटेगा, ये qb बचा, फिर m v0 अपॉन r0 ये हो गया। फिर उसके बाद इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दी और m0 इक्वल टू आ गया qbb r0। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ये हम लोग का आया था एम v0 इक्वल टू qb r0, फिर v0 का v0 इक्वल qb r0 अपॉन जो m यहाँ पे मल्टीप्लाई में है यहाँ पे डिवाइडेड हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का जो वेग है, क्योंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग को पता है गतिज ऊर्जा के लिए द्रव्यमान और वेग की जरूरत पड़ती है, E इक्वल टू एम भी का स्क्वायर होता है ना। अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए E0 इक्वल टू 1/2 एम v0 का स्क्वायर, E0 इसलिए क्योंकि अधिकतम, और m
क्योंकि द्रव्यमान कण का समान है, और भी नॉट भी की जगह में भी नॉट, क्योंकि अधिकतम के लिए हम लोग वेग को भी नॉट माने हैं। ई नॉट इक्वल टू 1/2 m भी नॉट का स्क्वायर, ई नॉट का ई नॉट 1/2 m फिर भी नॉट, भी का वैल्यू मैं यहाँ पे निकाली हूँ ना, भी नॉट इक्वल टू क्यू बी आर नॉट अपॉन एम, इसी को लाके मैं यहाँ पे पुट कर दी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर। ई नॉट का ई नॉट 1/2 का 1/2 फिर एम का एम, ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर बी का स्क्वायर आर नॉट का स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है, फिर नीचे में एम का स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एक ठो एम नीचे वाला एक ठो एम के साथ कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा बी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर आर नॉट का स्क्वायर अपॉन नीचे में 2 और एक ठो एम भी बचा है तो 2m। ये मेरा क्या हो गया, साइक्लोट्रॉन के धनायन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसके लिए व्यंजक। इसको मैं एक इक्वेशन मान के रख दी हूँ ताकि और यूज करूँ तो यूज कर सकूँ। अब देखिए साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति, तो आवृत्ति के लिए हम लोग का ये फॉर्मूला है T इक्वल टू, या आवर्तकाल T इक्वल टू 2T होता है ना, तो T इक्वल टू T/2, ये T हम लोग का आवर्तकाल के लिए है कैपिटल T, और स्मॉल t हम लोग का क्या है, जो अर्धवृत्तीय पथ तय करने में लगा समय है वो है। तो यहाँ पे कैपिटल T का जब मैं वैल्यू का मान निकालूंगी तो यहाँ पे 2T हो जाएगा, T का T 2 का 2 और T का मान समीकरण 4 में मैं निकाल के रखी थी, देखिए T इक्वल टू पाई m अपॉन क्यू बी, इसी को मैं लिखी हूँ समीकरण नंबर 4 से, T इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये T का वैल्यू हो गया। फिर साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति FC, तो F फ्रीक्वेंसी के लिए, C साइक्लोट्रॉन के लिए, तो आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/t हो गया। FC का FC 1 का 1 और T की जगह में इतना मैं रख दी 2 पाई m अपॉन क्यू बी, क्यू बी को ऊपर भेज दी और नीचे में 2 पाई m का 2 पाई m, FC इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m, ये हम लोग का क्या हो गया, साइक्लोट्रॉन के लिए ये हम लोग की आवृत्ति हो गई। तो इतना सॉल्यूशन आप लोग को समझ आया होगा। अब जो साइक्लोट्रॉन है उसकी सीमाएं और उसके उपयोग हम लोग देखते हैं। साइक्लोट्रॉन की सीमाएं देखिए, साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित कणों जैसे न्यूट्रॉन आदि को त्वरित नहीं किया जा सकता। साइक्लोट्रॉन की लिमिट क्या है कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित कणों जैसे न्यूट्रॉन आदि को त्वरित नहीं किया जा सकता। और दूसरा, साइक्लोट्रॉन की सहायता से भारी कणों जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण आदि को ही त्वरित किया जा सकता है, इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं किया जा सकता है। ये हो गया, इस प्रकार से इसकी सीमाएं हो गई। अब इसकी उपयोगिता देखते हैं, और सीमाएं हैं उसको देख लीजिएगा। साइक्लोट्रॉन की जो उपयोगिता है उसको देखिए। पहला उपयोग क्या है, ठोसों में आयनों के रोपित करके उनके गुणों में सुधार करने में। जो ठोस है, ठोसों में आयनों को रोपित करके उनके गुणों के सुधार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नए पदार्थों को संश्लेषित करने में साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। रेडियोएक्टिव पदार्थ उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। और त्वरित ऊर्जा युक्त कणों का नाभिक पर बमबारी करके नाभिकीय अभिक्रिया का अध्ययन करने के लिए भी साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन एक लंबा टॉपिक है ना, तो उसके लिए आप लोगों को साइक्लोट्रॉन क्या है, उसकी संरचना, उसकी सिद्धांत, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कार्यविधि, फिर उसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा, फिर उसकी आवृत्ति, फिर उसका क्या बोलते हैं सीमाएं, उसके उपयोग, तो आप लोगों को उसको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।